इलेक्शन कमीशन भी सरकार के प्रभाव में है और लेकिन ये आंदोलन जो इसको आपने चिंगारी कहा है वो चिंगारी नहीं है। अब ये थोड़े क्षेत्र में आग का रूप ले रही है। अभी आग भयानक नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में अगर इलेक्शन कमीशन ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि आग और भयंकर रूप ले। और इसका बैन किया जाना इसलिए आवश्यक है कि देश की बड़ी पॉपुलेशन ये चाहती है और देश की बड़ी पॉपुलेशन को ईवीएम में विश्वास नहीं है। ईवीएम संदिग्ध है और डेमोक्रेसी में जब बहुसंख्यक समाज जो चाहता है वही होता है और डेमोक्रेसी को अगर बचाए रखना है तो निश्चित रूप से ईवीएम को बैन कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ईवीएम संदिग्ध है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं कुछ खेल कर रही है, इसीलिए वो चाहती है कि ईवीएम से बनी रहे, जिससे हमारी सरकार बनी रहे। गांव का एक गरीब आदमी भी कह रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ये गलत हो रहा है, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ईवीएम बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि देश की जनता की मांग है। सारे अधिवक्ता पूरे सड़क पर आने के लिए तैयार हैं। जिस दिन ये आंदोलन चालू हो जाएगा, इस दिन पूरे देश में आग लग जाएगी। अभी तो एक चिंगारी है, आगे और लड़ाई है। ये जब तक पूरे देश में एक क्रांति फैलने वाली है, ये लोग समझ नहीं रहे हैं। ये गली गली कूचा कूचा जो है लोग चर्चा के एकदम विषय बना दिए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जो हमला हुआ, इसका श्रेय मैं केशव प्रसाद मौर्य जी को देना चाहूँगा, क्योंकि इनके ही सारे पे ऐसा हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इनका गृह जनपद है और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं वो, तो जवाब उनको देना बनता है। नमस्कार, मैं हूं आर के निषाद और स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों बता दें कि आज हम प्रयागराज के धरना स्थल पत्थर गिरजाघर के समीप मौजूद हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे हमारे साथ बहुत सारे प्रखर और विद्वान अधिवक्तागण हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, बल्कि आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देश के बहुचर्चित इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हृदय लाल मौर्य सर हैं। दोस्तों बता दें कि इन दिनों आप लोग देख पा रहे होंगे कि दिल्ली के जंतर मंतर में ईवीएम को लेकर बड़ा आंदोलन चल रहा है, जिसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा जी कर रहे हैं। दोस्तों बता दें कि जब से उन्होंने ईवीएम आंदोलन की शुरुआत की, उसके बाद से ही पूरे देश में हाहाकार की स्थिति बन गई। कहीं ना कहीं लोग बाग शहरों से चलकर ग्रामीण अंचल तक ईवीएम बैन कराने के लिए आवाज़ उठाने लगे हैं। दोस्तों बता दें कि निरंतर आप लोग देख पा रहे होंगे कि दिल्ली का जो जंतर मंतर है, जो धरना स्थल है, वो दूर दराज से यानी देश के अलग अलग राज्य से, अलग अलग ज़िले से आए हुए क्रांतिकारी लोगों के द्वारा भरा पड़ा है। कहीं ना कहीं लोगों की मांग है कि आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 ईवीएम से ना करा के बल्कि बैलेट पेपर से कराया जाए। वहीं पर अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक मीटिंग जो है अटेंड करने के लिए कौशाम्बी जनपद में आते हैं और उनके ऊपर किस तरह से हमला करने की कोशिश की गई और साथ ही काले झंडे दिखाए गए। इन सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, तो आप यूं ही हमारे साथ खबरों में बने रहे। आइए सबसे पहले सर से मिलवाते हैं और ईवीएम के बारे में और साथ ही तमाम मुद्दे जिनके बारे में बातचीत करने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शक। आपके दर्शकों का बहुत बहुत अभिवादन। सर जैसा कि बताने की ज़रूरत नहीं, आप तो खुद जो है सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर अधिवक्ता हैं भानु प्रताप सिंह जी और महमूद प्राचा जी, उनके संपर्क में हैं और आए दिन आप देख पा रहे होंगे कि जो ईवीएम की चिंगारी है, कहीं ना कहीं वो देश से होते हुए, अलग अलग राज्यों से होते हुए ग्रामीण अंचल क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरह से आंदोलन किए जा रहे हैं आप लोगों के द्वारा, जिस तरह से मांग की जा रही है निर्वाचन आयोग से कि कहीं ना कहीं आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ईवीएम बैन हो जाए और लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर पर करवाया जाए, तो क्या लगता है अभी तक कितनी उम्मीदें जो है आप लोगों की बढ़ पाई है कि बंद हो पाएगी या फिर नहीं? थोड़ी उम्मीदें हैं, ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं है, क्योंकि सरकार निरंकुश है। इलेक्शन कमीशन भी सरकार के प्रभाव में है और लेकिन ये आंदोलन जो इसको आपने चिंगारी कहा है वो चिंगारी नहीं है। अब ये थोड़े क्षेत्र में आग का रूप ले रही है। अभी आग भयानक नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में अगर इलेक्शन कमीशन ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि आग और भयंकर रूप ले। और इसका बैन किया जाना इसलिए आवश्यक है कि देश की बड़ी पॉपुलेशन ये चाहती है और देश की बड़ी पॉपुलेशन को ईवीएम में विश्वास नहीं है। मैं बार बार, आपने लास्ट टाइम भी एक इंटरव्यू लिया था, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ और ना ही मैं साइंटिस्ट हूँ। मैं ये प्रमाणित नहीं कर रहा हूँ कि ईवीएम ख़राब है कि सही है, लेकिन देश की एक बहुसंख्यक पॉपुलेशन ये मानती है कि ईवीएम संदिग्ध है और डेमोक्रेसी में जब बहुसंख्यक समाज जो चाहता है वही होता है और डेमोक्रेसी को अगर बचाए रखना है तो निश्चित रूप से ईवीएम को बैन कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ईवीएम संदिग्ध है। और मैं भानु प्रताप सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इसकी अगुवाई की है और देश का समस्त अधिवक्ता समाज इनके साथ खड़ा है और आने वाले समय में इसका परिणाम भी आपको जरूर देखने को मिलेगा। सर वहीं पर कुछ लोगों को कहना ये है कि इससे पहले निर्वाचन आयोग ने
खुला चैलेंज किया था कि विपक्ष का कोई भी नेता है जिसको शक है ईवीएम पर, वो निर्वाचन आयोग में आए और ईवीएम की जांच पड़ताल करे। तब कोई नहीं गया था, आज क्यों ईवीएम को बैन कराने के लिए मांग उठाई जा रही है? तो भानु प्रताप सिंह जी ने चैलेंज तो किया है कि 50 ईवीएम दीजिए, मैं हैक करके दिखाता हूं। तो भानु प्रताप सिंह जी से निपट ले पहले, उसके बाद वो राजनीतिक पार्टियां भी साबित करेंगी, फिर उनको निमंत्रण भेजे। अगर उनको लगता है ये गलत है तो उसका हैकर्स ले जाएंगे और इंजीनियर ले जाएंगे, हैकर के दिखाएंगे। पहले वो भानु प्रताप सिंह जी से तो निपट ले। एक अकेला भारी पड़ रहा है पूरा इलेक्शन कमीशन पे, एक अधिवक्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, तो ये तो बड़ी बात है ना। तो उन्होंने तो कहा है 50 ईवीएम दीजिए, तो दीजिए 50 ईवीएम, लेके भाग थोड़े जाएंगे, बेच देंगे क्या? उसको बेच के 10-20 रुपया मिल जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? वो तो बड़े वकील हैं, लाखों रुपये उनकी कमाई है। तो ईवीएम क्या करेंगे? आप वहीं पर पूरा पुलिस लगाइए, वहीं हैक करके वो दिखा देंगे। तो सर कहीं ना कहीं एक सवाल दिमाग में ये चल रहा है कि अगर कोई पार्टी विपक्ष जो बड़ी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, विपक्षी पार्टी अगर निर्वाचन आयोग से मांग करे कि ईवीएम पर बैन लगाई जाए, तब तो कुछ हो सकता है, या वो जांच के लिए जो है शासनादेश जारी कर दे कि आइए आप जो है इसकी जांच पड़ताल कर लीजिए। वहीं पर आम पब्लिक आवाज़ उठा रही, तो क्या लगता है कि जिस तरह से आवाज़ को मुखर किया जा रहा है, कभी इस पर प्रकाश डालेगा निर्वाचन आयोग? देखिए, राजनीतिक पार्टियां भी विरोध कर रही हैं और मैंने लगभग सारी राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं को विरोध करते हुए देखा है और जनता भी विरोध कर रही है। तो इसको ये मान लेना चाहिए कि ये देश की आवाज़ है और इसको बैन किया जाना बहुत ही आवश्यक है, इसको बैन करना चाहिए। अब देखिए इलेक्शन कमीशन क्या निर्णय लेता है। कुछ लोगों से बातचीत के दौरान कुछ लोगों द्वारा कहा गया कि जब पहले ईवीएम के बारे में आवाज़ उठाई जा रही थी तब तो कोई संज्ञान में नहीं लिया। तो एक बात मेरे जहाँ में आ रही कि 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी तो ईवीएम के बारे में सवाल खड़ा किए थे, लगातार विरोध किया है, मोदी जी ने खुद विरोध किया है। लेकिन आज क्यों जो है ईवीएम पर बैन लगाने के लिए वो आगे नहीं आ रहे? अब ये तो दोहरी मानसिकता है और सही निर्णय नहीं है, न्याय संगत निर्णय नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं कुछ खेल कर रही है, इसीलिए वो चाहती है कि ईवीएम से बनी रहे, जिससे हमारी सरकार बनी रहे। क्या लगता है सर कि आने वाले समय में ईवीएम बैन हो पाएगी या फिर नहीं? देखिए, असंभव तो कुछ नहीं है। अगर इसी तरीके से अधिवक्ता लगे रहे, विपक्ष लगा रहा, तो बैन होगी एक न एक दिन, आज नहीं तो कल। अगर मान लीजिए आप लोगों की मांगों पर अमल नहीं किया गया, ना तो निर्वाचन आयोग संज्ञान में लिया, ना तो भारत सरकार संज्ञान में लेती है, तो आने वाले समय में आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? बड़ा आंदोलन होगा, तब सरकार झुकेगी। अभी आंदोलन थोड़ा उस स्तर पे नहीं पहुंचा है कि गांव सड़क तक जाए, अभी तो शहरों तक है, और जब एक गांव में उतरेगा ना, उस दिन सरकार हिल जाएगी और फिर ईवीएम बैन होगा। वहीं पर आपके जो अधिवक्ता साथी हैं उनका कहना है कि अगर हमारी बातों पर अमल नहीं किया जाता है तो आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में हम ईवीएम मशीन को तोड़ने का काम करेंगे, उसको फेंकने का काम करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। मैं इस निर्णय के साथ हूँ। अगर हालात बने तो हम लोग ये काम कर सकते हैं। चलिए ठीक है। तो अभी हम ईवीएम पर बातचीत कर रहे थे। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का एक मीटिंग अटेंड करने के लिए कौशाम्बी में आगमन होता है। उन पर हमला करने की कोशिश की गई और साथ ही उनको काले झंडे दिखाए गए। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं थी, यह सामाजिक कार्य था और बौद्ध महोत्सव था। बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया था कौशाम्बी के लोगों द्वारा। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए थे। अब मैं आपको एक बात दिलाऊं, बार बार मोदी जी विदेश जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं। ये राजनीतिक विरोध नहीं था, ये बुद्ध का विरोध था, इस देश की पहचान का विरोध था। और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी किसी राजनीतिक मंच को नहीं संबोधित करने आए थे। आप जिस विचारधारा को मोदी जी बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं, उस बुद्ध की विचारधारा को बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें विरोध किया गया है। ये मनुवादी विचारधारा के लोग थे जो कि गोबर, गौमूत्र और गांजे में विश्वास करते हैं। तो इन्हीं लोगों ने विरोध किया। इसमें भाजपा का सह है। अगर भाजपा का सह न होता तो अब तक ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो गई होती और कितने बुलडोजर चले होते। तो भारतीय जनता पार्टी के सह पे जो किया गया है माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, और मैं इतिहास की बात अगर करूं तो ये कोई नई घटना नहीं है। जब भी बहुजन महापुरुष अपने अधिकारों की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, तो ऐसे ही उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। डॉक्टर अम्बेडकर के साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ आपको पता है। उनको पानी तक गिलास में नहीं दिया जाता था, नीच अछूत कहा जाता था, और फाइल उनको हाथ में नहीं दी जाती थी, फेंक दी जाती थी। ये हालात तब के रहे। मानवर कांसीराम जैसे लोग रहे, या तो भी मैं आपको बिहार की बात करूं, कर्पूरी ठाकुर जी के साथ जो व्यवहार हुआ, जो अमानवीय कृत्य हुआ, जो गालियां दी गई, या जो भी बहुजन महापुरुष, मैं बाबू जगदेव कुशवाहा, बिहार लेनिन बाबू जगदेव कुशवाहा की बात करूंगा, उनको गोली मार दी गई।
सामंतवादी डीवाईएसपी था, उसने गोली मार दी, और जब उन्होंने पानी मांगा तो उनको पेशाब पिलाया गया। तो इस देश में जब भी अधिकारों की बात होगी तो उनको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, उनको गोली मार दी जाएगी और मूत पिलाया जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन बहुजन जाग रहा है। आने वाले समय में इसका जवाब दिया जाएगा। और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी पहले व्यक्ति नहीं है जो ऐसा घटना हुई है। जब भी कोई गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, जब भी बहुजन अधिकारों की बात की जाएगी, तब ऐसे ही लोगों को मारा पीटा जाएगा, क्योंकि ये सामंतवादी विचारधारा के लोगों को बर्दाश्त नहीं होता कि कोई भी ओबीसी एससी एसटी उनके सामने आए, उनके बराबर जज बने, उनके बराबर वकील बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने और मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने और प्रधानमंत्री बने। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश की बहुसंख्यक समाज को न स्वीकार कर पाने वाले लोगों ने माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर हमला करने की कोशिश की है, जो निश्चित ही बहुत ही शर्मनाक विषय है और ये लॉ एंड ऑर्डर पे फेल्योर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को तत्काल Z+ की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। सर, आपको शायद याद हो तो कुछ साल पहले की बात है, जब गृह मंत्री अमित शाह का प्रयागराज में आगमन होता है, उस समय समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता के द्वारा काला झंडा दिखाया जाता है। तो उस महिला कार्यकर्ता को मारा भी जाता है, साथ में पुलिस डिटेन कर उसको जेल भेजने का काम करती है। लेकिन वहीं पर अगर वीडियो में आपने देखा होगा तो जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जी जा रहे थे और वहाँ पर पुलिस बल भी मौजूद था, लेकिन पुलिस बल उस समय मूक दर्शक बना रहा, जबकि जो युवा थे वो निरंतर नारेबाजी करते रहे और अपने काम को अंजाम देते रहे। देखिए, न्यायपालिका तो सही काम करती है इस देश में, लेकिन पुलिस प्रशासन हमेशा सत्ता के इशारे पे काम करता है। उस समय केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस महिला को जेल भेज दिया गया। तो अगर कानून एक है और कानून काम करने का तरीका एक है, सरकार अगर सही ढंग से काम करती है तो इनको भी जेल भेजा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पीटा भी नहीं गया इनको। क्यों? उनकी कहीं न कहीं इसमें सरकार का सह था, सरकार के इशारे पे हुआ था। और इसका श्रेय मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जो हमला हुआ, इसका श्रेय मैं केशव प्रसाद मौर्य जी को देना चाहूँगा, क्योंकि इनके ही इशारे पे ऐसा हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इनका गृह जनपद है और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं वो, तो जवाब उनको देना बनता है। और बाद में योगी जी जवाब देंगे, पहले केशव जी जवाब दें कि उनके ही जात के व्यक्ति को इस तरीके से मारने पीटने की कोशिश की गई है। यह बहुत ही शर्मनाक विषय है और केशव प्रसाद मौर्य को इसको जवाब देना चाहिए। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर जो अभी हाल ही में हमला हुआ, ये आज की कोई नई बात नहीं। इससे पहले भी उन पर जूते फेंके गए, उन पर स्याही फेंकी गई, कभी उनकी आलोचना की गई, तमाम जो है उन पर जो है ऐसे कृत्य होते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी ज़्यादा सुरक्षित नहीं हैं? सुरक्षित नहीं है, तभी मैं Z+ की बात कर रहा हूँ। और मेरा ये सवाल है कि आपने देखा होगा सावित्रीबाई फुले जी जो देश की पहली महिला शिक्षिका थी, जब उन्होंने शिक्षा देना प्रारंभ किया तो उनके ऊपर भी गोबर फेंके गए, उनके ऊपर भी पत्थर फेंके गए और इवन 2-3 मूवी आई है उस पर उनके परिवार को जान से मारने की कोशिश की गई। आप ये समझ लीजिए सेम सिचुएशन आज भी है, इतने साल पुरानी सिचुएशन आज भी है। जब आप लोगों को जागरूक करेंगे, शिक्षित करेंगे, सही की बात करेंगे तो आपके ऊपर हमला होगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर हमला हो सकता है, वो सुरक्षित नहीं है और सरकार नहीं समझ रही। अगर किसी दिन कोई अनहोनी हो गई तो प्रदेश में आग लग जाएगा और मौर्य कुशवाहा शाक्त सैनी समाज सड़क पे होगा, उसके साथ पूरा प्रदेश का बहुजन समाज सड़क पे होगा। तब सरकार को पछतावा होगा कि बहुत बड़ी गलती हो गई। इसलिए सरकार अगर इस अनहोनी को रोकना चाहती है तो उनको तत्काल Z+ सुरक्षा उपलब्ध कराए। सर, अब तीसरे मुद्दे पर आते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन जो हैं उन पर ईडी की और सीबीआई की जो जांच बैठी, उसको लेकर सुधीर चौधरी का जो कि एक बड़े एंकर हैं, बड़े चेहरे के रूप में जो है वो, अगर पत्रकारिता जगत की बात हो तो बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने एक जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनको कहा है कि वो आदिवासी हैं तो फिर से आदिवासियों के पहले की आज से 40 साल पहले की तरह जंगल चले जाए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने माफ़ी भी मांगी, मांगे, पागल है वो, मंदबुद्धि है। मैं आपको बताऊं, पैसे का 40-50 लाख रुपए हमें लग रहा है पर मंथ कमाता है। ये एकदम पत्रकारिता को बेच दिया है। ये पत्रकारिता का कि वो शब्द नहीं बोलूँगा, इससे थोड़ा सा शोभनीय हो जाएगा। ये गुलाम है और इसने एक महिला के खिलाफ भी चरित्र हनन का फेक आरोप लगाया था, जिसमें FIR दर्ज हुई थी। बाद में वो गिरफ्तार भी हुआ उस मामले में। ऐसे ही एक और मामले में FIR हुई थी। ये आदमी मनुवादियों का गुलाम है और आंतरिक रूप से मनुवादी है। अब बताइए, इसके खिलाफ SC ST एक्ट तुरंत लग जाना चाहिए था, इसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। आप इस देश के मूल निवासियों का, जिनका ये देश रहा है, उनको आप कह रहे हैं जंगल में जाएँ। ये विदेश से आए लोग, विदेशी आक्रमणकारियों की संतानें हैं। ये जिन लोगों को लगता है वो जाति आधार पर उच्च है, SC ST को अपमानित कर रहे हैं।
और इस देश का SC/ST कहीं किसी दिन अगर तिराहे चौराहे पकड़ लिया ना, गर्दन मरोड़ेगा, 3 दिन दर्द रहेगा और उसके बाद ऑपरेशन वो कराएंगे ऊपर से। अब इनको पीटने का समय ऐसा लग रहा है कि किसी दिन SC/ST इनको पीट देगा। हम लोग तो सब लोग हैं, हो सकता है ढकेल उकेल के छोड़ दे, लेकिन बाकी SC/ST इनको मारेगा कंटाप। बहुत बदतमीजी इसकी सर के ऊपर बह रही है। इसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये बहुत जहरीला बोलता है, ये गंदा आदमी है, पत्रकारिता के नाम पे कलंक है। चुल्लू भर पानी हो तो दे दीजिएगा, मगर डूब के मर सके तो मर जाए। चलिए ठीक है दोस्तों, बता दें कि अभी तक आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बहुचर्चित अधिवक्ता हृदयलाल मौर्य सर को सुन रहे थे। हमारे साथ एक और सीनियर अधिवक्ता हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल इन दिनों जो पूरे देश में EVM को लेकर बड़े से बड़े आंदोलन किए जा रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं इनकी और आने वाले समय में ये लोग क्या कुछ करने वाले हैं। तो आइए इनसे परिचय कराते हैं। सर, क्या परिचय हुआ? धीरेन्द्र यादव, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद। जिस तरह से EVM पर पाबंदी लगाने के लिए आपके जो सीनियर अधिवक्ता हैं भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा जी, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं, आने वाले समय में अगर आप लोगों की बातों पर अमल नहीं किया गया तो क्या कुछ करने वाले हैं? हम उन लोगों के साथ हैं जो है प्राचार्य जी के और भानु प्रताप जी के। यदि बैन नहीं होता तो हम लोग गांव गिराव जो है सड़क को घेराव करेंगे, पूरे आंदोलन करेंगे जब तक ये बैन नहीं हो जाती है। गांव देहात के जब जनता निकलेगी तो ऑटोमेटिक जो है इस सरकार को पीछे हटना पड़ेगा और चुनाव आयुक्त को पीछे हटना पड़ेगा। अब रहते हुए जो है समय रहते हुए जो है इसको EVM बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि देश की जनता की मांग है। सारे अधिवक्ता पूरे सड़क पर आने के लिए तैयार हैं। जिस दिन ये आंदोलन चालू हो जाएगा, इस दिन पूरे देश में आग लग जाएगी। अभी तो एक चिंगारी है, आगे और लड़ाई है। ये जब तक पूरे देश में एक क्रांति फैलने वाली है, ये लोग समझ नहीं रहे हैं। ये गली गली कूचा कूचा जो है लोग चर्चा के एकदम विषय बना दिए हैं। अब इन लोगों के कान में जू नहीं रेंग आ रहा कि अब वो समझ जाना चाहिए। जब तक देश जब अब जलने के कगार पर आ गई है, जब तक EVM बंद नहीं हो जाता हम लोग सांस ले बैठेंगे नहीं, चुपचाप नहीं बैठेंगे। पूरे दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान पे एक कर दिया जाएगा। और जबकि ये जो विकसित देश है, जहाँ के बाहर के देशें हैं, वहाँ EVM बंद हो चुका है। अमेरिका हुआ, जापान हुआ, इंग्लैंड हुआ, सारे देश जो है EVM को बंद कर दिया गया। जब यहाँ की जनता मांग रही है तो इस जनता को मांगने की आवाज़ को इन लोगों को समझना चाहिए कि तुरंत बैन करके जो है इसमें बैलेट पेपर पर चुनाव कराना चाहिए। हमारी यही मांग है। पूरे इलाहाबाद, पूरे उत्तर प्रदेश, जो हिंदुस्तान की ये मांग है, आवाज़ है। गली गली कूचा कूचा हम तो देख रहे हैं ना, ऐसा कोई चौराहा नहीं जो नहीं लोग कर रहे भैया EVM बंद कर दिया जाए, इसमें संदिग्ध है, ऐसे मामले हैं तो इसको तुरंत रोक लगा देना चाहिए। ऐसे सरकार को और पूरे चुनाव आयोग को संज्ञान ले करके बंद कर दिया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। चलिए ठीक है। हमारे साथ और एक युवा अधिवक्ता हैं, इनसे भी जानते हैं कि दरअसल ये क्या कुछ कहना चाहते हैं और इनके क्या विचार हैं, क्या अपनी प्रतिक्रिया हमारे और आपके समक्ष रखते हैं। क्या नाम जितेंद्र कुमार मौर्य, विधि छात्र, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय। ये बताइए, आप अधिवक्ता हैं और आपके ही अधिवक्ता साथी की अगुवाई में जिस तरह से EVM पर बैन लगाने के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं, इस पर आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, आगे चलकर क्या कुछ करने वाले हैं? चुनाव आयोग को समझ जाना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ पे काम करने वाले माननीय अधिवक्तागण पूरे साथ रोड पर हैं। चुनाव आयोग को समझना चाहिए, जो संविधान की बदौलत पूरा दिन न्यायालय में कार्य करता है, वो कह रहा है तो कानून की बात करने वाले लोग कह रहे हैं तो उसको मानना चाहिए, यही कहना चाहेंगे। और कानून को मानने वाले लोग अगर सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता रोड पर हैं तो चुनाव आयोग निष्पक्ष होता है। उनके कान क्यों बंद है? उनको सुनना चाहिए और चुनाव निष्पक्ष कराना चाहिए। गांव का एक गरीब आदमी भी कह रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ये गलत हो रहा है, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। मैं यही मांग करता हूँ। तो क्या लगता है EVM से जो चुनाव कराए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें गड़बड़ी है या फिर गड़बड़ी कहीं ना कहीं है? तभी तो देश के वकील, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता, जो देश का सबसे ऊंचा न्यायालय होता है, जो बार बार मैं यही कहूँगा कि रूल ऑफ लॉ की बात करने वाले लोग ऐसा कह रहे हैं तो कोई तो गड़बड़ है, अंदर कुछ तो गड़बड़ है। अगर मान लीजिए आप लोगों की मांगों पर अमल नहीं किया जाता है या फिर जिस तरह से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद क्या कुछ करने वाले हैं? आंदोलन से बड़े बड़े लक्ष्य पाए गए हैं, तो आंदोलन कोई छोटी चीज़ नहीं है। अगर आंदोलन से नहीं होगा तो आगे गांव के लोग भी एक्टिव हो चुके हैं। आजकल मोबाइल, सोशल मीडिया एक है कि गांव तक आवाज़ पहुंच रही है, गांव के लोग भी सुन रहे हैं।
इससे ये वकील साहब वहीं पर संविधान उसको लेकर ईवीएम को लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही हैं कि ईवीएम से लोकतंत्र को खतरा है, ईवीएम से संविधान को खतरा है, हाँ, और ईवीएम से आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि गांव का व्यक्ति जब एफआईआर कराने जाता है तो एफआईआर नहीं होती, पुलिस वाले धौंस में आ जाते हैं कि ये वो, तब कहीं ना कहीं अगर वो कहीं उसका सिस्टम होगा तो फ़ोन करवा के तब होता है। तो कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो रहा है, इस पर निष्पक्ष होना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि कानून को बचाना है तो एक निष्पक्ष सरकार चुनी जाए और रूल ऑफ लॉ के तहत भारतीय चुनाव आयोग को सुनना चाहिए, क्योंकि पुनः मैं कहना चाहूँगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता अगर ये बात कह रहे हैं तो कान अपने खोल के सुन के उनकी बात माननी चाहिए और रूल ऑफ लॉ के तहत काम करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता है, वहीं से जज भी बनते हैं और उनको कान खोल के एक बार पुनः सुनना चाहिए, उनकी बातों को अमल करना चाहिए। जो आईपीसी, सीआरपीसी भारतीय संविधान के बदौलत पूरा दिन न्यायालय में कार्य करता है, उनकी बात पे अमल करना चाहिए, यही कहना चाहूँगा। चलिए ठीक है। तो दोस्तों बता दें कि आज हम जनपद प्रयागराज के धरना स्थल पत्थर गिरजाघर के समीप मौजूद है, जहाँ पर हमारे साथ तमाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रखर और विद्वान अधिवक्तागण थे, जिनसे हमने ईवीएम को लेकर परिचर्चा की। साथ ही तमाम ऐसे मुद्दे थे, ज्वलंतशील मुद्दे थे, जिन पर हमने विस्तार पूर्वक परिचर्चा की। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।